यस स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और पार्ट वन आपने पढ़ लिया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और अब हम पार्ट टू करने जा रहे हैं। पार्ट टू जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सो स्टे ट्यून विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनेंशियल डिसीजन, देखो पार्ट वन में मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक मैनेजर को फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब वो कौन कौन से डिसीजन होते हैं वो हम इसमें बात करते हैं। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस। अब तीन डिसीजन क्या है उसे बताने से पहले आप खुद भी सोचो, एक फाइनेंशियल डिसीजन क्या होगा। पैसे कहाँ से लाएं, पैसे कहाँ लगाए और उन पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। सो देर आर थ्री डिसीजन: फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। सो यही आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है और डिविडेंड डिसीजन है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, हम आगे चलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में हमने क्या लिखा है, डिसीजन रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शंस ऑफ असेट्स। इन्वेस्टमेंट मतलब, ध्यान से सोचो, आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस असेट्स में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। समझ में आया? तो मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक असेट्स खरीदने में। क्योंकि आप कभी भी इन्वेस्ट करते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, कभी ज़मीन खरीदते हैं, मशीन्स खरीदते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही खरीद ली, फिर कल दूसरी खरीद ली, फिर परसों तीसरी खरीद ली। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बहुत इन्वेस्ट होता है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर मैनेजर हैव टू डिसाइड वेदर ही हैव टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स और इन करंट एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में भी अगर वो कर रहा है तो वो कौन से फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करे, दैट ओवरऑल कम्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो एक फर्म के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इन्वेस्ट करने को। जैसे एग्जांपल, आपके पास आपको कोई कार परचेज करनी है, सो यू हैव सो मैनी ऑप्शंस दैट विच कार यू हैव टू बाय। बहुत सारी कार होंगी बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा इनमें बेस्ट क्या है, आपके वैल्यू फॉर मनी क्या है। या जब आप फ़ोन परचेज करते हो तो आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, आपका प्राइस रेंज होता है कि मैं 14,000 तक का मैं बाय कर सकता हूँ या 20,000 तक का। उसमें बहुत सारे फ़ोन होते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आपके नीड के अकॉर्डिंग आप कौन सा फ़ोन पसंद करते हो, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। सेम ऐसे ही एक बिजनेस के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो किस में इन्वेस्ट करे, और वो आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। सो अब क्या होता है, अगर हम डिसीजन, जब भी हम फिक्स्ड असेट, डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड असेट इज टेकन इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी भी डिसीजन लेते हैं फिक्स्ड असेट्स के रिगार्डिंग तो उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। सो क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। क्लियर? सो अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। क्या इंपॉर्टेंस और क्या स्कोप है इसके। सो पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है, देखो सिंपल सी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से क्या होता है, हमें एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है। आपके एक फर्म में कोई मशीन नहीं थी, आप एक बहुत महंगी मशीन लेकर आए हो। अब वो क्या होगा, वो जो यूनिट्स है वो जल्दी प्रोड्यूस करेगी, सस्ते प्रोड्यूस करेगी, और वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ देगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमारे बहुत सारे फंड, बहुत सारा पैसा लगता है जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं। ऐसा तो है नहीं छोटे मोटे 5-10 रुपये में कोई चीज़ खरीद ली। सो बहुत सारा अमाउंट ऑफ फंड हम लगाते हैं। अब जब बहुत सारा फंड लगाते हैं तो थर्ड पॉइंट, रिस्क इन्वॉल्व। बिल्कुल, जब इतना सारा पैसा लगाओगे तो ऑब्वियसली बात रिस्क तो इन्वॉल्व हो गई। मे बी वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, मे बी वो बहुत अच्छी हो, क्या पता वो ना भी हो। कभी कभी होता है ना कि हमने कोई चीज़ खरीदी है बहुत महंगी और वो ख़राब निकल जाए। सो सेम ऐसे ही रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है। लास्ट है रिवर्सिबल डिसीजन। बिल्कुल, वी कैन नॉट रिवर्स, वी कैन नॉट रिवर्स, हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियस बात, आपने कुछ कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो आप उसको अब पीछे आप मुकर नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक गाड़ी खरीद ली, उसे यूज़ कर देना, आप कह रहे नहीं नहीं मैं गाड़ी वापस कर रहा हूँ, मैं गाड़ी वापस कर रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है गाड़ी रखना। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता ना। तो सेम एयर, इन्वेस्टमेंट इज इरिवर्सिबल, यू कैन नॉट रिवर्स योर डिसीजन, सो इरिवर्सिबल है।
और इसलिए रिस्की भी है। अब क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट का, जब हम डिसीजन लेते हैं तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमें डिसीजन लेते वक्त, अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहला आता है कैश फ्लो प्रोजेक्ट। कैश फ्लो प्रोजेक्ट क्या होता है? डेली जो आपका कैश का जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो आता है कैश फ्लो प्रोजेक्ट में। देखो, अगर आपका नॉर्मली आप अगर टाइम पे आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप टाइम पे पैसे दे रहे हो, मतलब एक बिजनेस में आप डे टू डे जो प्रॉफिट और एक्सपेंस हो रहे हैं आप उसको आराम से पे कर रहे हो, और अगर आप जो पैसे बच रहे हैं साथ साथ में आप उसको इन्वेस्टमेंट भी लगा रहे हो और वो फिर भी पैसे बच रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब कैश फ्लो प्रोजेक्ट मतलब कि अगर आपका कैश अच्छा चल रहा है, डेली डे टू डे एक्सपेंस आप आराम से पे कर रहे हो और फिर भी पैसे बच रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आपका कैश फ्लो लिक्विडिटी फॉर्म में अच्छी नहीं है तो आप मत इन्वेस्ट करो। सो फैक्टर अफेक्टिंग यही होता है। अब आता है हमारा पार्ट नेक्स्ट, आरओआई। आरओआई मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, कोई भी आदमी कहीं भी इन्वेस्ट करता है उसको रिटर्न चाहिए होता है। आप चाहे शेयर मार्केट में करो, सबको रिटर्न चाहिए होता है। सो अगर आपकी जिसमें आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। सो आरओआई मतलब वही, जहां आपको बेटर डील मिलेगी, बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेंगे, आप वहां पर इन्वेस्ट करोगे। सो आरओआई बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आपने देखा भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप भी कहीं ना कहीं जब पैसे लगाओगे तो आप भी सोचोगे 4 पैसे हमें वापस भी मिले। सो दैट इज आरओआई। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। देखो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर देखो क्या होता है, सब चीज़ें आ जाती है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब जैसे सपोज करो कि आप कोई मशीन खरीद लेते हो, पता लगा टेक्नोलॉजी उधर आपके वहाँ कोई ऑपरेट करने वाली लेबर नहीं है, या आप इतनी हाई एडवांस मशीन लिया है, इन्वेस्टमेंट आपने इतनी हाई एडवांस कर ली कि उस लायक लोग ही नहीं है, उस लायक टेक्नोलॉजी चलाने के लिए लेबर्स ही नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर वो सब आ जाते हैं। तो अब आता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और अब हम आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? अब देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, देखो आ, ये आप हो, ठीक है। अब ये आप हो, आपको सोचना है कि मैं अपनी जेब से पैसे लगाऊं या मैं दूसरों की जेब से पैसे लगाऊं। पैसे तो लगाने पड़ेंगे। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या आप एक बिजनेस रन करते हो तो आपको सोचना होता है कि अब मैं पैसे खुद लगाऊं या मैं औरों से लगवाऊं, वेदर आई हैव टू टेक अ लोन, डिवेंचर्स और शुड आई इशू इक्विटी शेयर्स। सो इसमें आपको डिसाइड करना होता है कि क्या लूँ मैं। सो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओनर्स फंड होता है जब हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, अपना रिस्क पे पैसे लगाते हैं, और बोरोड फंड होता है कि जब हम औरों से पैसे लेके लगाते हैं। बट जो ओनर्स फंड होता है उसके अंदर हमारे क्या चीज़ें आती है? रिटेन अर्निंग, शेयर कैपिटल, वही जो आपने पैसा जोड़ रखा है आप उसको लगाओगे या अपनी शेयर कैपिटल लगाओगे। ये होता है ओनर्स का फंड जो ओनर लगाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर अपनी जेब से लगा रहे हो तो ये लेस रिस्की होगा। अब लेस रिस्की क्यों होगा? आप कहोगे सर हमारे पैसे हैं और हमारे पैसे और हम अपनी जेब से ही लगा रहे तो रिस्की क्यों, लेस रिस्की क्यों हुआ? ये तो रिस्क तो हुआ, बट आगे मैं बताता हूँ। बोरोड फंड क्या होता है? बोरोड फंड में आता है डिवेंचर्स ले लेते हो आप, लोन ले लेते हो आप, बॉन्ड्स ले लेते हो, ये सब चीज़ें आपके बोरोड फंड होते हैं। बोरोड फंड हमारे हाई रिस्क की होती है। अब कैसे? अगर लेस रिस्की और हाई रिस्की के ऊपर हम बात करते हैं, ओनर्स फंड होते हैं हमारे लेस रिस्की। क्यों? अगर पैसा डूब गया तो ऑब्वियस ही बात है आपको किसी को देने नहीं है। पैसे डूब गए, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा कमा लेंगे। बोरोड फंड में क्या होता है? आपने पैसे उधार ले लिए, आपको महीने की किस्त पे करनी है, चाहे आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, पेमेंट महीने पे करनी है। सो अब खुद का पैसा होगा तो क्या होगा, नहीं प्रॉफिट हुआ कोई बात नहीं, बट अगर दूसरों का पैसा हुआ, आपने लोन ले रखा है और आप किस्त तो देनी पड़ेगी। सो जो हमारे बोरोड फंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, और जो हमारे ओनर्स फंड होते हैं वो हमारे लेस रिस्की होते हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है, मैनेजर जो होता है, मैंने आपको देखो स्टार बना दिया, मैनेजर जो होता है वो बोथ फंड यूज़ करता है, कम्बिनेशन बोरोड फंड भी यूज़ करता है और ओनर फंड भी यूज़ करता है। इसका मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है दोनों ही फंड यूज़ करने। दोनों ही, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि टोटली वो ओनर्स फंड पे डिपेंड हो जाए या टोटली बोरोड फंड पे डिपेंड हो जाए, एक मिक्सचर करके कि कितना बोरोड ले और कितना ओनर ले, ये एक फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है, यही तो काम होता है उसका।
ओके, सो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे एक क्या बोलते हैं मैनेजर को जब वो फाइनेंसिंग डिसीजन लेगा। सो फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त उसके पास पहला आता है कॉस्ट, सस्ते कौन से होंगे, जब वो इशू करेगा तो सस्ते कौन से होंगे। ओके, सो सस्ते क्या होंगे, या तो बोरोड फंड सस्ते होंगे, मतलब बोरोड फंड मतलब कि आपका इक्विटी शेयर सस्ते हैं या फिर डिवेंचर सस्ते हैं। ये आपका मैनेजर डिसाइड करेगा उस टाइम पे। अगर जो चीज़ सस्ती होगी वो प्रेफर उस चीज़ पे करेगा। और क्या चीज़ें हो सकती है जो फैक्टर अफेक्ट करेगा, रिस्क। अब ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं वो हाई रिस्क की होते हैं, और जो हमारे इक्विटी होते हैं, जो हमारे शेयर्स होते हैं इक्विटी, वो लेस रिस्की होते हैं। शेयर्स हमारे लेस होते हैं, शेयर्स में मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने लोगों से पैसा लिया, अब प्रॉफिट नहीं हुआ तो ठीक है भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इक्विटी में तो आपको शर्त होती है कि आप नहीं दे रहे, बट डिवेंचर्स में चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, बट पेमेंट तो करनी पड़ेगी। सो ये डिपेंड करता है आप कितना रिस्क उठा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे, हम बहुत हाई लेवल पे जाएंगे, तो आप डिवेंचर की तरफ जाओ। सस्ते होते हैं, बट ये ध्यान रखना डिवेंचर सस्ते होते हैं, इक्विटी थोड़े में महंगे पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं, आगे आगे क्लियर करते चलेंगे। सो नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन। देखो अगर हमारा कैश फ्लो पोजीशन क्या कहता है, कैश फ्लो आपका उसमें भी आया था। सो कैश फ्लो पोजीशन क्या है, जो कैश फ्लो अगर कंपनी की स्मूथ है, मतलब कंपनी डे टू डे अपने एक्सपेंस पे कर रही है, जितना कमाया जितना खर्चा आया उतना वो अपना आराम से पे कर रही है, अगर वो सब कर रही है तो कंपनी जाएगी डिबेंचर्स की तरफ। क्यों भाई, वो अपने डेली खर्चे पे कर रही है और साथ में कुछ जोड़ भी रही है, तो वो डिबेंचर्स का भी किस्त दे देगा। एग्जाम्पल, अगर आप महीने के 200 रुपये कमा रहे हो और आपकी 100 रुपये खर्चा है, सॉरी 100 भी नहीं, 130 रुपये खर्चे है, 130 रुपीज़ खर्चे है 200 में से, तो कितने बच गए, 70 रुपीज़ आप सेव कर रहे हो। तो कम से कम आप 30 रुपये डिबेंचर्स में दे सकते हो आराम से। सो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है तो आप डिबेंचर्स की तरफ जाओगे, और अगर कैश फ्लो पोजीशन वीक है, आप डे टू डे एक्सपेंस ही नहीं पे कर पा रहे, तो आप फिर इक्विटी की तरफ जाओगे। सो ये फैक्टर अफेक्टिंग का एक और पॉइंट है। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। ऑब्वियस ही बात है, कंट्रोल मतलब हमारा कंट्रोल हो, मेरी कंपनी, हम 7 लोग, हम साथ ही कंट्रोल में रहेंगे, मतलब हमारी ही चलनी चाहिए। अगर आप ये मेंटलिटी रखते हो कि मेरा ही कंट्रोल चले, सो आप कभी भी इक्विटी इशू नहीं करोगे, आप डिबेंचर्स की तरफ जाओगे। क्यों, क्योंकि इक्विटी में सब मालिक बन जाते हैं, सब के सब एक कंपनी के शेयर हिस्सेदार बन जाते हैं और कंट्रोल खत्म होने लग जाता है। सो कंट्रोल कंसिडरेशन में अगर आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखना है तो आप जाओगे डिबेंचर्स की तरफ, अगर कंट्रोल ज़्यादा रखते हो। और अगर आप कंट्रोल कम रखते हो, आप कहते हैं ठीक है जो भी हो कंट्रोल कम रखेंगे हम, तो आप डिबेंचर्स की तरफ ज़्यादा जाओगे। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट वो चीज़ होती है, जैसे एग्जांपल हम कोई चीज़ इशू करते हैं, जैसे इक्विटी इशू करते हैं डिवेंचर्स, तो क्या होता है, ब्रोकर का कमीशन होता है, और फ्लोटेशन कॉस्ट में जो भी जैसे प्रोस्पेक्टस से खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंस एक शेयर को इशू करते टाइम आते हैं या डिवेंचर को इशू करते टाइम आते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट किसकी उस टाइम पे कम आती है, इक्विटी की कम आती है, डिबेंचर्स की कम आती है। अगर इक्विटी की कम आ रही है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इक्विटी इशू करो, सस्ते पड़ रहे हैं। और अगर डिबेंचर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट सस्ती आ रही है तो आप डिबेंचर्स की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब देखो सिंपल सी चीज़ है ये, तो आपको एक ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, बिजनेस को जब चल रहा हो, बिजनेस आराम से, बहुत आराम से बिजनेस चल रहा हो, उसको ऑपरेट करने में क्या कॉस्ट आ रही है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस में खर्चे डे टू डे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है, बिजनेस में खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप इक्विटी की तरफ भागो। क्यों, अरे बिजनेस इतना ज़्यादा खर्चा, खुद ही एक्सपेंस इतना कर रहा है, आपका प्रॉफिट ही थोड़ा बच रहा है, तो आप और लोन क्यों लोगे, आप क्या करोगे, इक्विटी इश्यू कर दोगे, आओ भाई मालिक बनो, मालिक बनो। क्यों, लॉस हुआ तो भाई कुछ है नहीं जेब में, सो आप डिवेंचर्स इशू करोगे। सॉरी, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आप इक्विटी इशू करोगे, और अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आ रही है तो आप लोन ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका प्रॉफिट अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर आपकी कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट बूम पे चल रही है, आप खुद सोचो, शेयर बाजार बूम पे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब शेयर्स के रेट डबल हो रखे, ट्रिपल हो रखे, लोग खरीद रहे हैं, बढ़िया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सोचोगे बहुत अच्छा मौका है।
अपने शेयर्स बेचने के। क्यों? शेयर्स महंगे बिक रहे हैं। जो शेयर 100 रुपये का अगर वो 200 में बिक रहा है तो आप उसको कहोगे अच्छी बात है, बिकने दो। तो अगर शेयर मार्केट आपकी बूम पे चल रही है, बहुत हाई लेवल पे चल रही है, तो आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, ठीक है। और अगर शेयर मार्केट डिप्रेस चल रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, आपके शेयर पता लगा 100 रुपये के शेयर 50 में बिक रहे हैं, तो आप खामखा क्यों शेयर इशू करोगे? क्यों खामखा हिस्सेदारी बढ़ाओगे अपने एक कंपनी में? सो यू हैव टू इशू द डिबेंचर्स। आप डिबेंचर्स की तरफ ज़्यादा जाओगे, इक्विटी की तरफ नहीं जाओगे। सो ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन के। 2 डिसीजन मैं करा चुका हूँ। पहला था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। सो अब हम आते हैं थर्ड डिसीजन पे, जो है डिविडेंड डिसीजन। और आपको पता है डिविडेंड डिसीजन है मैक्सिमम सारे जो शेयर होल्डर्स है वो चाहते हैं डिविडेंड हमें मिले। अब फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा डिविडेंड कितना देना है। पहले चीज़, डिविडेंड होता क्या है? देखो ध्यान से समझो, डिविडेंड होता क्या है? जो कोई भी प्रॉफिट बचा, जो हमने सब कुछ पे कर दिया, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा उसके बाद जो हम डिविडेंड दे देते हैं कि चलो बांट देते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, कुछ बोनस दे देते हैं, दैट इज़ डिविडेंड। अब कभी कभी हमें डिविडेंड देना भी चाहिए और कभी हमें नहीं भी देना चाहिए, डिपेंड करता है हमारी कंपनी क्या सिचुएशन से गुजर रही है। सो इसी के बारे में हम बात करेंगे। सो इसमें क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। जो कोई फंड सरप्लस में बच गया है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। सो मैनेजर डिसाइड हाउ मच ही हैड टू पे। मैनेजर डिसाइड करता है उसे कितना पे करना है और कितना नहीं करना है। एंड हाउ मच ही हैव टू रिटेन अर्निंग, कितना उसे अपनी कंपनी के लिए जोड़ के रखना है। सो फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है अब मैं बताता हूँ एक डिविडेंड डिसीजन के। पहली बात, ओके, सो डिविडेंड डिसीजन के हम फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। सो फैक्टर अफेक्टिंग पहला डिपेंड करता है आपकी अर्निंग क्या है। अगर आपकी अर्निंग लास्ट ईयर से ज़्यादा कमा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आप बोनस या डिविडेंड भी ज़्यादा ही दोगे। जैसे 2020 में आपकी अर्निंग 2 करोड़ थी और 2019 में आपकी अर्निंग 1.5 करोड़ थी। सो मतलब आपने 0.5 करोड़ ज़्यादा कमाया तो ऑब्वियसली बात आप डिविडेंड भी ज़्यादा दोगे। तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग हमारी अर्निंग होती है। दूसरा होता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर हमारी अर्निंग हम लगातार स्टेबल है, हम लगातार इतना कमा रहे हैं कि हमें पता है हम इतना तो कमा ही रहे हैं, एक हमारा सेटअप होता है कि हाँ हर महीने हमारा 1 करोड़ का टर्नओवर है या 1.5 करोड़ कमा रहे हैं, 2 करोड़ कमा रहे हैं। सो स्टेबिलिटी है हमारी अर्निंग में तो हम डिविडेंड फिर ज़्यादा देंगे। क्यों? हमें पता है कि इतना हम कमा लेंगे तो हम अपने पहले ही प्लान अच्छी तरह रखेंगे पैसों का। सो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या? अगर अर्निंग स्टेबल है तो डिविडेंड हाई है, और अगर अर्निंग स्टेबल नहीं है सो हम डिविडेंड लो डिविडेंड पे करेंगे उस टाइम पे। ये आपको ध्यान रखना है और ये होता भी है। अगर आपको अर्निंग अच्छी है तो आप लोगों को अच्छा बोनस भी दे दोगे। अगर आपकी लगातार बराबर अच्छी अर्निंग चल रही है, स्टेबल चल रही है, मतलब ये नहीं कि आपने आज कमाए 1 करोड़ रुपए, कल कमाए 10 लाख रुपए, फिर कल कमाए 2 करोड़ रुपए, फिर कमाए 5 रुपए। स्टेबिलिटी कहाँ है? तो आप फिर बोनस कैसे दे पाओगे, है ना? अब बोनस कभी दे रहे हो 1 लाख रुपए, कभी आप बोनस दे रहे हो 5 रुपए। सो स्टेबिलिटी तो ज़रूरी होती है। सो नेक्स्ट आता है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। बिल्कुल सही बात है। कैश फ्लो क्या चल रहा है आपके बिजनेस में? कैश फ्लो मतलब वही बात, पैसे जो है कंपनी है उसमें अगर कैश का जो फ्लो है, अभी मैं बता देता हूँ। अगर कंपनी के पास कैश अच्छा आ रहा है, रिसीव कैश हाई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आप समझ जाना। अगर कंपनी कैश अच्छा रिसीव कर रही है तो डिविडेंड मोर पे करेगी, और अगर कंपनी कैश जो है रिसीव कम कर रही है, जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो डिविडेंड कम पे करेगी। नेक्स्ट आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही एक कॉमन सा पॉइंट है। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको एक घर बनाना है, आपका बिजनेस चल रहा है अच्छा सा, और आप खुद सोचो, आप कहोगे सर मुझे अभी ना एक बिल्डिंग और खड़ी करनी है। अगर आपको एक बिल्डिंग और खड़ी करनी है तो आप डिविडेंड क्यों दोगे लोगों को? आपके सामने पहले ही 1 करोड़ का खर्चा खड़ा है ना पहले इतना बड़ा कि अरे बिल्डिंग बनानी है, अब मैं इस पैसे को लोगों में बांट दूंगा तो बिल्डिंग कहाँ से बनेगी? नहीं बनेगी ना। सो सेम ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है तो आप डिविडेंड मत दो। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो मैच्योर जो कंपनीज होती है, जो पहले सेट हो जाती है, वेल सेटल्ड हो जाती है, सब कुछ उनका सेट होता है, सो वो अच्छा डिविडेंड देती है। और जो नई नई कंपनीज होती है जिनको बहुत ग्रो करना होता है,
वो डिविडेंड कम देती है, वो देना भी कम ही देना चाहिए, क्योंकि फिर वो ग्रो कैसे कर पाएगी। सो नेक्स्ट आता है, इसमें मतलब बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या कहता है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड हमारा कहता है कि अगर आप ये चाहते हो कि अपने एक पॉलिसी होती है, कुछ कंपनी में रेपुटेशन बना के रखती है मार्केट शेयर में कि भाई, शेयर मार्केट में कि भाई हम डिविडेंड स्टेबल देंगे। अगर आपने ये अपनी रेपुटेशन बना रखी है तो ऑब्वियस ही बात है आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। जब आप रेपुटेशन ऐसी बना के रखोगे तो डिविडेंड भी आप दोगे, यू हैव टू पे द डिविडेंड। बट अगर आपकी रेपुटेशन नहीं है और आपने ऐसा कुछ बना नहीं रखा है, सो आप उस चीज़ के डिविडेंड नहीं पे करोगे। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर क्या कहता है हमारा? प्रेफरेंस मैं लिख देता हूँ इसमें, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। सो प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर में हमारा क्या टॉपिक है? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपकी कंपनी में ज़्यादा लोग रिटायर लोग हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, मतलब बुजुर्ग आदमी है तो मतलब क्या दिमाग लगाओगे? कहीं बुजुर्ग आदमी मतलब कुछ कमा नहीं रहे तो मतलब वो टोटली किस पे डिपेंड है? हमारी कंपनी पे डिपेंड है। अगर हम उन्हें प्रॉफिट नहीं देंगे, डिविडेंड अच्छा नहीं देंगे, तो वो हमारे शेयर नहीं लेंगे, बेच देंगे। सो डिपेंड करता है हमारी कंपनी में शेयर होल्डर कैसे है। अगर वो रिटायर्ड पर्सन है या फिर ओल्ड एज ही होते हैं जो रिटायर पर्सन होते हैं, अगर ये सब लोग हैं तो भाई आपको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आप पे डिपेंड है, तभी तो आपका शेयर खरीदा है। और अगर आपके में सारे यंग लोग हैं, यंग पर्सनस हैं सारे, जो मतलब अपना काम भी कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया और अपना कोई जॉब भी कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड नहीं है, सो आप यहाँ पे लो डिविडेंड पे करो, क्योंकि वो आप पे डिपेंड नहीं है। तो वो आपके क्या शेयर बेचेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं हम वहाँ से भी कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, आज कंपनी नहीं दी अगली बार दे देगी। बट ये बेचारे लोग ये कहेंगे ओहो कंपनी ने इस बार पैसे नहीं दिए, बेकार कंपनी, बेचो दूसरी कंपनी लो। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है हमारा, बहुत सारी इसमें पॉइंट्स है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है। नेक्स्ट है जैसे एसेस टैक्सेशन पॉलिसी। अगर जैसे कभी कभी टैक्सेशन पॉलिसी, कभी कभी टैक्स बढ़ जाता है, कभी कभी ये भी होता है कि कंपनी को पे करना पड़ेगा, जो वो डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स में बांट रही है उस पर टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा। अगर ये टैक्स बढ़ता है तो कंपनी कम डिविडेंड पे करेगी, अगर ये टैक्स फ्री हो जाता है तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और मैं इसमें देख लेता हूँ, एक पॉइंट और है, उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। सो इसका मैं ये लास्ट पॉइंट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके साथ एक दो पॉइंट और थे, वो मैंने नहीं कराई है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हो रहे थे, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट में क्या है? जब कंपनी जो होती है, जब कंपनी एक बहुत लॉन्ग टर्म्स लोन ले लेती है, बहुत लॉन्ग टर्म लोन, जैसे काफ़ी करोड़ों का लोन ले लिया, अब आप बताओ आपके ऊपर सर पे लोन है, सो आप क्या डिसाइड करोगे? वेदर यू हैव टू पे द EMI और यू हैव टू गिव द डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर। आप खुद भी सोचो, मेरे ऊपर अगर लोन है तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को डिविडेंड कम दूंगा, मुझे पता है मुझे पहले लोन पे करना है, क्योंकि अगर मैं डिविडेंड देता रह गया ना तो लोन मेरी कंपनी को बंद करवा देगा। सो अगर आपका लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट की लॉन्ग टर्म लोन्स कंपनी ने बहुत उठा रखे तो ऑब्वियस बात है कंपनी आपको डिविडेंड कम देगी, या देगी भी नहीं तो भूल जाइए। और अगर शॉर्ट टर्म लोन है या फिर लॉन्ग टर्म लोन है ही नहीं तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, अच्छा देगी, क्यों? उसके पास खर्चे नहीं है। सो ये बहुत सारे आपके फैक्टर अफेक्टिंग थे, मैंने एक दो छुड़वा भी दिए और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। और अब हम कल जो अपना जो चैप्टर करेंगे, जो पार्ट 3 करेंगे, वो हम करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो सो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और पार्ट 3 का इंतज़ार करें। थैंक यू एवरीबॉडी।